हेलो फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट 6 है। ये एक्चुअली में तो पिछले 5th लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करके समझाया था और हमने फार्मूला भी निकाल लिया था, लेकिन उसमें कुछ कांस्टेंट साइज है जैसे अल्फ़ा और बीटा। आज के लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा और फिर बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने निकाला था ni इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस बीटा आई। ये फॉर्मूला निकला था जिसे कहा गया था बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि ये बताता था कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और जो ये आपका कंटेनर है वो आइसोलेटेड है जिसमें आपने गैस को फिल किया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट है और एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो किसी ith एनर्जी स्टेट में ei एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल्ट्जमैन ने ये फॉर्मूला दिया था। ओके, ये तो किसी एक पर्टिकुलर सेल आपको मैंने बता ही दिया था कि कंटेनर की जो एनर्जी है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट में, ये डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट हैं, उनमें हमने डिवाइड कर दिया था फेज स्पेस के अकॉर्डिंग, और इसमें हमने इक्वल प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए सेल्स बनाई थी। और मैंने आपको बताया था कि जो ith सेल होगी, ठीक है, जो ith कंपार्टमेंट है उसकी एनर्जी है ei, तो हम उसमें से एक छोटी सी जो ये सेल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे कंपार्टमेंट में, इस एनर्जी कंपार्टमेंट में जो एनर्जी है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो ni है और इसकी जो एनर्जी है वो ei है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ei एनर्जी के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अगर कंपार्टमेंट के टोटल सेल्स को आप काउंट करें तो वो डिपेंड करेंगी कि कितना इस कंपार्टमेंट का साइज है, यानी ये साइज के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन्हें आप कहते हैं GI, टोटल नंबर ऑफ सेल इन अ कंपार्टमेंट। ठीक है, तो GI की वैल्यू डिपेंड करती है साइज ऑफ द कंपार्टमेंट। अगर साइज बड़ा है तो GI नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, अगर साइज छोटा है तो नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। तो अगर हमें इसे पूरे कंपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसको निकालना है तो आप इसमें GI से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, वैसे आपको किसी पर्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तब उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अल्फा और बीटा इन दोनों की अभी वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अल्फा। वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन हम इसमें भी बताते हैं। देखिए, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ni, समेशन ऑफ i ni, n को हम ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मान लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने समेशन लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया है, और जब समेशन आपने लगा दिया है तो ये क्या बन जाएगा n इज इक्वल टू समेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस बीटा ei, और e की पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू n अपॉन e की पावर माइनस बीटा ei, और ये आपका n अपॉन जेड के इक्वल होगा, जहाँ पे z आपका पार्टीशन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये आपको सम ऑल ओवर द स्टेट बताता है कि जो टोटल जितनी भी एनर्जी स्टेट हैं उन सबको सम अप करके z की वैल्यू पार्टीशन फंक्शन निकल के आती है। एंसेंबल थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह के एंसेंबल पढ़ेंगे, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। इसका लेक्चर मैं आगे बनाने वाली हूँ। तो इन सब में अलग अलग टाइप से पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है। तो ये इस पर्टिकुलर केस में कैनोनिकल के केस में, कैनोनिकल एंसेंबल के केस में पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये बताता है कि किस तरीके से एनर्जी सारी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये पार्टीशन फंक्शन है, यानी पार्टीशन बता रहा है कि मान लिया 100 नंबर है, ठीक है, 100 नंबर किस तरह से डिवाइड है, 1, 5, 8, डिफरेंट, जैसे आपने k एनर्जी शेल्स ली थी तो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है उस चीज को ये पार्टीशन फंक्शन बताता है। ठीक है, समेशन आपने कर दिया सारी स्टेट के ऊपर, तो दिस फंक्शन टेल्स
कि पूरे स्टेट में किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसका इतना ही, ठीक है। अब आपने e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब इक्वेशन फर्स्ट में रख के Ni इज इक्वल टू आ जाएगा n/z e की पावर माइनस बीटा EI। ये आ गया है आपका फाइनली। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ बीटा। तो फ्रेंड्स अब हम निकालने जा रहे हैं बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से थर्मोडायनेमिक्स की जो एंट्रोपी होती है, जो आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाली थी, वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से रिलेट है। ओके, यानी कि एस एंट्रोपी जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, जो कि मैक्रोस्कोपिक कंडीशन है, और W आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों के बीच का रिलेशन बोल्ट्जमैन ने दिया था। क्या चीज़ दे के दिया था? देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी क्या होता है, आप बताइए। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को देखें तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, ओके, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं कर रहा है, और किसी भी तरह से इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हो सकता है कि दो गैसेज हैं वो मिक्स हो रही हैं आपस में, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज नहीं होंगे। तो वो जब डिफ्यूजन हो रहा है उन दोनों के बीच में, तो इस तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, जो गैस है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। जब भी किसी सिस्टम में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, दैट मीन्स कि जो अपने आप होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस है, दैट मीन्स कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है या फिर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा उस डायरेक्शन में ही कोई प्रोसेस होता है जिसमें लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिकली। अगर स्टैटिस्टिकली डिफाइन करें इक्विलिब्रियम को, तो आप कहते हैं कि जब किसी सिस्टम की मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है तो आप कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स कि चाहे स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम हो, तब उस कंडीशन में एंट्रोपी और ओमेगा मैक्सिमम स्टेट में रहेंगे। इसी चीज को बोल्ट्जमैन ने देखा और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जनरेट किया कि S इज इक्वल टू K ln W, जहाँ पे ln या फिर log एक बात है कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन निकाला, जिसमें W थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, किसी भी मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्ड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहलाता है, और S एंट्रोपी है, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्योंकि बोल्ट्जमैन ने ये रिलेशन दिया था, तो एंट्रोपी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रो स्टेटिस्टिकली जो माइक्रोस्कोपिक कंडीशन है उन दोनों के बीच में रिलेशन है। इस रिलेशन की हेल्प से हम बीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। इस रिलेशन को मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। ये केवल मैंने एक थियोरेटिकल बेस बताया है कि थियोरेटिकली दोनों को कैसे रिलेट किया गया है। देखिए बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इवैल्यूएशन ऑफ बीटा, तो आप कंसीडर करिए कि आपका जो कंटेनर था, ठीक है, इसकी एनर्जी ए है, नंबर ऑफ पार्टिकल n, ये दोनों फिक्स हैं। आपने बाहर से हीट दी इसको, अगर हीट देते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है, इसे आप du का नाम दे दीजिए या de का नाम, चेंज इन एनर्जी dq इज इक्वल टू TdS, चेंज इन एनर्जी dq, ठीक है, dq इज इक्वल टू TdS। ये आपने रिलेशन प्रूव कर रखा है। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ये फर्स्ट ली है तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए कि अगर आपने बाहर से कोई भी हीट ऐड की है तो तब उस कंडीशन में ये रिलेशन हुआ।
अब आपने कहा कि ये तो अलग अलग जो आपने कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, इन कंपार्टमेंट में आपने कहा इसमें N1 पार्टिकल, इसमें N2, इसमें N3 पार्टिकल हैं, तो जैसे ही हीट मिलेगी तो कुछ पार्टिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी, उसके बाद वो थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है ना। पहले तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी तो मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ चलेगा और मैक्सिमम मैक्रो स्टेट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की तरफ चलेगा और थोड़ी देर बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और हमेशा मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हम यूज करते हैं। शुरू में हमने थोड़ी सी हीट भले ही सप्लाई कर दी है, लेकिन उसके बाद जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तब हम उसको ट्रीट करेंगे और उससे और पैरामीटर निकालेंगे। लेकिन अभी जब हमने हीट दे दी है तो क्या हुआ, मान लिया फर्स्ट कंपार्टमेंट में डेल्टा N1, सेकेंड कंपार्टमेंट में डेल्टा N2, इस तरह से चेंज इन पार्टिकल हुआ है। तो चेंज इन एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट कंपार्टमेंट की एनर्जी तो E1 थी, ठीक है, E1 डेल्टा N1 प्लस सेकेंड की E2 थी डेल्टा N2, और ये चेंज इन पार्टिकल है, ठीक है, E3 N3। पहले तो N1 N2 N3 थे पार्टिकल का नंबर, लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं तो टोटल चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं। हमारी अब ये कांस्टेंट नहीं रही है, ये चेंज इन एनर्जी ये वाली है, ठीक है। इसको थर्मोडायनेमिकली बता दिया, वो स्टैटिस्टिकली बता दिया हमने, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बता दिया। अब बोल्ट्जमैन ने जो रिलेशन दिया था कि S इज इक्वल टू के ln ओमेगा W के इक्वल होता है, इस वाले रिलेशन को यूज करना है। देखिए W इज इक्वल टू क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3। अभी क्या किया है हमने, कंपार्टमेंट में सेल्स में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। अगर सेल्स में डिवाइड करेंगे तो G वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिया है किसी भी मैक्रो स्टेट का, ठीक है, जो वो अलग अलग कंपार्टमेंट में जाए, फर्स्ट में N1, फर्स्ट सेकंड में N2, इस तरह से। तो इस चीज को लिया है तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो क्या आ जाएगा, के ln फैक्टोरियल n, आपने लॉग ले लिया है तो ये हो जाएगा ln फैक्टोरियल n माइनस समेशन ऑफ i ln फैक्टोरियल ni। फिर से आपने स्टिरलिंग का फॉर्मूला लगाया और इसको एक्सपेंड किया। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यहां पे कर लेते हैं। देखिए S इज इक्वल टू के, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n log n माइनस n माइनस समेशन ऑफ i ni log ni माइनस ni। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ये रहे हैं कि ds की वैल्यू निकाले हैं, ds इज इक्वल टू के, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा। समेशन ऑफ i आप बाहर ले लीजिए और इसको जब आप करेंगे, माइनस साइन अभी बाहर ले लेते हैं, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ni 1 अपॉन ni डेल्टा ni प्लस ये जो आपका होगा, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ ni डेल्टा ni, और ये हो जाएगा आपका माइनस का डेल्टा ni, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली आने वाला है माइनस का के समेशन ऑफ i लॉग ऑफ ni डेल्टा ni, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ तक आने के बाद आपको ds की वैल्यू मिल गई है। अब इस ds की वैल्यू को हमें क्या करना है कि ds इज इक्वल टू माइनस का के समेशन ऑफ i ni डेल्टा ni है। तो हमने क्या किया है, अभी हम e की पावर माइनस अल्फा को a मान लेते हैं और e की पावर माइनस बीटा ei लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें ये तो कांस्टेंट ही है, इसे a कह सकते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस के और इसकी वैल्यू रखेंगे समेशन ऑफ i लॉग ऑफ ni की वैल्यू रख रहे हैं हम, ni की वैल्यू a e की पावर माइनस बीटा ei डेल्टा ni, ठीक है, या फिर डेल्टा ni, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस के समेशन ऑफ i, इसको जब खोलेंगे तब याद का आ जाएगा लॉग ऑफ a और ये माइनस का बीटा ei डेल्टा ni, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम इसको और ज्यादा ओपन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा k माइनस के समेशन ऑफ i लॉग ऑफ a डेल्टा ni, ठीक है, इधर कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के बीटा समेशन ऑफ i ei डेल्टा ni,
तो यहाँ तक शायद कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें आप ये देखिएगा कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल थे जिन्हें आपने n1 n2 n3 डिस्ट्रीब्यूट किया था। वो जो था आपने किया था कि डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2, ये वाले जो पार्टिकल थे ये शिफ्ट हुए थे एक से दूसरे में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके कांस्टेंट थे। इसीलिए अगर हम समेशन ऑफ i ni लिखें और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तब ये आपका इक्वल टू 0 निकल के आएगा। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू तो निकल के आएगी 0 के इक्वल, यहाँ इस इक्वेशन से। अब सेकेंडली ये आपका ई आई डेल्टा एन आई को देखें तो आपने कहा था डी ई इज इक्वल टू है n1 E1 डेल्टा n1 प्लस E2 डेल्टा n2 प्लस दैट। तो इसे आपने समेशन ऑफ आई ई आई डेल्टा एन आई लिया है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल है जो जंप किए थे जब हीट एनर्जी मिली थी। तो इसमें आपने डी ई को लिखा दिस, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं आप डी ई। तो आपकी ये जो डी एस है वो आ जाएगा के बीटा डी ई। ओके, इतना आपको समझ में आ गया कि क्यों आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी ई इज इक्वल टू टी डी एस था, और सेकेंड आपने स्टैटिस्टिकली ये प्रूव कर दिया है। ये सेकेंड नंबर की क्वेश्चन थी हमने लिखी थी, ये थर्ड है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि के और बीटा में क्या रिलेशन है। डी ई अपॉन डी एस इज इक्वल टू आ जाएगा टी के इक्वल, और डी अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के बीटा के इक्वल। तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के बीटा हो जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी के इक्वल हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी। तो हमने रिलेशन निकाल लिया है थर्मोडायनेमिकल, तो हमने रिलेशन निकाल लिया है स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। बीटा आपका एक ऐसा पैरामीटर है जो कि स्टैटिस्टिकली टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, तो बीटा को आपने निकाल लिया है। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है और बीटा की वैल्यू भी निकल आ चुकी है। अब बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे लिखेंगे, देखिए। नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये तो आपको रट ही लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने ई की पावर माइनस अल्फा को डिफाइन किया था क्या, कैसे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n अपॉन जेड से, और ये ई की पावर माइनस बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के टी या, और इसे ई आई। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, ith क्वांटम स्टेट या ith सेल। आपने जीआई से मल्टीप्लाई नहीं किया है, अगर जीआई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। एक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, पार्टीशन फंक्शन, और इट इज डिफाइंड ऑल क्वांटम स्टेट, ठीक है, ये, और एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये आपका बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब तो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके लिए हम पहले देखते हैं कि बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट इज इक्वल टू एन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के इक्वल है, जिसमें बीटा की वैल्यू हमने 1 अपॉन के टी ली है। तो ये आपका है कि ith स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगी हैविंग एनर्जी ई आई। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई आई, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर द पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई आई, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी फॉर द पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई आई इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। जितनी ith स्टेट में जिनके पास एनर्जी ई आई है उनको हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ई आई एनर्जी स्टेट में पार्टिकल्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। देखिए, ये आपका हो जाएगा ए ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी अपॉन एन, ठीक है। तो ए अपॉन एन को हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये तो एक कांस्टेंट ही है क्योंकि ए भी कांस्टेंट था, ए की पावर माइनस अल्फा, एन भी कांस्टेंट है। तो सी ई की पावर माइनस बीटा बार ई आई अपॉन के टी। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमने कहा कि अगर हम इसका समेशन कर दें,
अगर समेशन कर दें तो सभी प्रोबेबिलिटी इनमें निकाल ली कि प्रोबेबिलिटी फॉर N1 पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट 1 E1, N2 पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट E2। तो इस तरीके से जब हम प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे तो वो एक डेफिनेट 1 वैल्यू आएगी। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसको रख सकते हैं 1 के इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू सी समेशन ऑफ ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी के इक्वल होगा। तो इससे हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 अपॉन समेशन ऑफ ई की पावर ई आई अपॉन के टी। ये चीज समझ रहे हैं ना आप। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को ही लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि सारे पार्टिकल में से N1 पार्टिकल E1 स्टेट में, N2 पार्टिकल E2 स्टेट में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, और ये C की वैल्यू निकाल दी है। तो अब हम C की वैल्यू निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी हैविंग एनर्जी EI स्टेट फॉर द पार्टिकल हैविंग एनर्जी EI इज इक्वल टू ई की पावर माइनस EI अपॉन के टी अपॉन समेशन ऑफ ई की पावर माइनस EI अपॉन के टी। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी जो निकल के आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसका बड़ा यूज है। इसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि अगर आपके पास एक कंटेनर में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और कंटेनर में जो टोटल एनर्जी है वो E है, तो किसी भी पार्टिकल की EI एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। और साथ में आप इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला भी, जो कि जो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से दिया गया था, इक्विपार्टीशन की हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ के टी एनर्जी होती है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप वो भी ड्राइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ें भी स्टडी करेंगे, जैसे एंट्रोपी का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो हम केवल थियोरेटिकली दिया है इस लेक्चर में, और साथ में ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।